और शुरुआत आज राकेश जी से करना चाहूंगा, राकेश अचल जी साहब से करता हूं। और वही जो दर्द है, भय है, जिस के कारण है, एक सुनिएगा वो जो उनकी पीड़ा है, वो जो ये इसको बनाने वाले लोग हैं, ये उसी दल के जो हम कह रहे थे सीजेपी, हेलो काकरोच जनता। एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज़ उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था। हमने तो कोई गलत चीज़ नहीं लिखी थी, हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने सुसाइड की तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे, और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप सभी ये सवाल पूछो। ये सुना राकेश जी आपने, ये सभी आप सवाल पूछो। और सवाल यही है कि आप कोई भी किसी को सुनना देखना नहीं चाहते कि जो आपसे सवाल पूछ ले, जो आपको आईना दिखा दे, जो सच देश को बताने की कोशिश करे। इतना भय, इतना डर, और दावे कितने बड़े बड़े, क्या क्या है। पहली प्रतिक्रिया आपकी, राकेश अचल साहब। धन्यवाद संजीत जी, आपने अभी आईने की बात कही तो मैं आईने से ही शुरू करता हूँ कि आईने का दोष नहीं है, तुमको ही कुछ होश नहीं है और तुम चुप्पी साधे बैठे हो, आईना खामोश नहीं है। तो आईना जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये अभी एक टेम्पररी आईना बन के सामने उभरा है, और इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, कि उन्होंने एक युवा पीढ़ी को जो बेरोजगार है, जो परेशान है, उसको कॉकरोच कहा। बाद में वो तरमीम उसमें कर रहे हैं कि नहीं हमने ऐसा नहीं कहा, वैसा नहीं किया, लेकिन जो मुंह से निकल गया वो निकल गया, और उसकी प्रतिक्रिया जो तात्कालिक हो सकती है वो आपके सामने है। अभी आप 1.5 करोड़ का आंकड़ा बता रहे हैं, मैंने किसी दूसरे सोर्स से पूछा है तो वो कह रहा अरे नहीं साहब 5 करोड़ हो गया। अब चूंकि अकाउंट बैन कर दिया है या कुछ किया है, तो वास्तविक संख्या उनका का तो उनका पता उनका नहीं। उनका इंस्टाग्राम खुला हुआ है। इंस्टाग्राम था एक दूसरा किए, क्योंकि कई आजकल प्लेटफॉर्म से, तो उनके जो 2 अकाउंट है उसमें एक बंद किया, एक पे चल रहा है मामला, ऐसा। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि ये जो असंतोष है, आपने 2014 में जब सत्ता में आए थे तो कहा था कि 2 करोड़ लोगों को आप नौकरी देंगे, और अब 2026 में आ गए हैं, आप आधी से आधी जो संख्या है उसको भी रोजगार नहीं दे पाए, और उसका नतीजा ये है कि रातों रात एक पार्टी प्रतिक्रिया के तौर पर अभी खड़ी हो गई। लेकिन ये वोट में बदलती है या इसका इतना दबाव बनता है कि सत्ता को हिला दे, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन सरकार डरी हुई है, और सरकार इतनी डरी हुई है कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी 4-5 देशों के दौरे से दिल्ली लौटते हैं, तो वो शिष्टाचार के नाते राष्ट्रपति से मिलने नहीं जाते कि उन्हें बताएं कि दौरे में हम ये करके आए। एक शिष्टाचार पुराना है भारतीय राजनीति का, और वो ये न करते हुए सीधे अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते हैं। तो उसके पीछे ये तिलचट्टे ही है, ये कांग्रेस जनता पार्टी है, ये डर जो उनको समाया हुआ है कि ये गड़बड़ ना कर दे, तो इसलिए वो बैठक करते हैं। अब बैठक से क्या होगा, क्या तैयारियां करेंगे, इसके बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है। असली समस्या ये है कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार जिस ढंग से इस देश में असहिष्णुता क्या वातावरण बनाती जा रही, लगातार बनाती जा रही है, और लोकतंत्र को मजाक बना दिया है। आप विदेश दौरे पर जा रहे हैं और मेलोडी चॉकलेट बांट रहे हैं तो लोग उस पर भी हंस हंस रहे हैं। कॉकरोच कहा तो कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। अब मुझे तो डर है कि मेलोडी क्या है तो एक कोई मेलोडी पार्टी और ना खड़ी हो जाए, जो प्रधानमंत्री के लिए आरएसएस की तरह तो एक और फ्रंट बन जाए समर्थन करने के लिए, क्योंकि भाई अन्य भक्त तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह है कि भारतीय राजनीति की जितनी छीछा लेदर हो सकती है, भारतीय लोकतंत्र में जितनी घुन डाली जा सकती है, वो इस सरकार ने डाल दी है। और हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि ये असंतोष जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है संख्या के रूप में, अगर ये सड़क पर उतर आता है तो आपने देखा हो कि एक टिड्डी दल भी होता है, कॉकरोचों का दल अलग है, एक टिड्डी दल भी होता है। वो बहुत कम समय के लिए होता है पैदा, और जब आता है तो सफाया करता हुआ चला जाता है। तो ठीक। टिड्डी दल की तरह कांग्रेस जनता पार्टी भी अल्पकालिक और अल्पजीवी पार्टी में से मानता हूं। लेकिन अगर ये एक हफ्ते के लिए भी सड़क पर आ गई, 10 दिन के लिए भी सड़क पर आ गई, तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार
बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि युवाओं का आक्रोश जो है अनंत है और गले गले तक भरे बैठे लोग। एक तो बेरोजगार, ऊपर से आप उन्हें गाली दे रहे हैं, ऊपर से आप विदेशों में जाके चॉकलेट बांट के उनका भी मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब सरकार के सामने एक ही विकल्प है कि या तो वो धर्मेंद्र प्रधान, जो नीट परीक्षा में पेपर लीक के लिए सबसे बड़े आरोपी हैं, उनका इस्तीफा ले और अपने पूरे मंत्रिमंडल को रिशफल करे, उसमें से जो भी घटिया लोग हैं उनको निकाल दे। वैसे तो सभी घटिया हैं, अच्छे कौन है, लेकिन जिनके ऊपर आरोप है उनको तो निकाल ही दे। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है कि वो अपना और रौद्र और क्रूर चेहरा लेकर के इन नौजवानों के ऊपर टूट पड़े, इन्हें तोड़ दे, जैसी कोशिश हो रही है। अभी मैं कुछ विजुअल्स देख रहा था कि जहां नौजवान नीट परीक्षा के लीकेज के मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो उन पर वाटर कैनिंग चल रही है, बहस चल रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। तो स्थिति बहुत नाजुक हो गई है पिछले 15 दिन में। और इन 15 दिनों में से 5 दिन आपके प्रधानमंत्री विदेशों में खर्च कराए। उन्होंने स्थिति का ना अध्ययन किया, ना उससे निपटने की तैयारी की। अब लौटे हैं तो जमीन खिसकती दिखाई दे रही है और सारे शिष्टाचार भूल के राष्ट्र बहुत महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन महिला राष्ट्रपति से शिष्टाचार बस भी नहीं मिलते। भाई वो कुछ भी ब्रीफ ना करें, लेकिन एक खबर 4 लाइन की तो बनती कि विदेश दौरे से लौट के राष्ट्रपति से मिले और उनको जानकारी दी। जोशी जी बैठे हैं, इनके जमाने में तो ये बहुत ही आसान, मतलब बहुत ही एक नियमित प्रक्रिया थी। अब नहीं है, अब राष्ट्रपति को कोई पूछता नहीं, उसको वो केवल दही और मिश्री खिलाने के काम आती है। तो अब स्थिति ये है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, सीजेपी, ये बहुत खतरनाक एक व्युत्पत्ति है राजनीति की। और अगर सचमुच अगर हफ्ते भर भी इसने इसका वजूद बना रहा, तो फिर इस सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में इस पार्टी को लेकर के सत्तारूढ़ दल में जो कुछ भी उठापटक और रक्षात्मक होना है, वो आपको अगले 24 घंटे में दिखाई देगा। या तो एक क्रूर चेहरा, या फिर एक नया मुखौटा, या एक कोई समझौते का रास्ता। तो अब देखना होगा क्या होता है। हम सबकी नजर आज की जो बैठक 4 बजे शुरू हुई थी उसके ऊपर है कि उसमें क्या फैसले लिए गए। जी। मैं सर राकेश सर आपसे लेके वापस जाता हूँ जो मैं बंगाल से निकल रहा है, बंगाल में अब जो हो रहा है और हो रहा है पूरे देश में ही हो रहा है। आप असम चले जाइए या जितने भी सूबे हैं भारतीय जनता पार्टी के हों, एनडीए के हों, वहां जो अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार रहता है कि बांट लें काट लें, वो जबकि चल नहीं रहा है। अब बंगाल से जो आज निकला कि आप भाई मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मुझे तो नहीं, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, हो सकता है मैं नहीं, मुझे ध्यान हो या नहीं, मुझे उसका वो पुराना इतिहास का कहीं भूल गया हूं कि कभी आपने ये मदरसों में गाना अनिवार्य होगा, ऐसा कुछ है एक। और दूसरा सभी से पूछूंगा कि ये किस और ले जाया जा रहा है देश को, कि चूंकि अब हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं है, तो एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर दे जिससे आगे भयावह अराजकता की, और क्या इसको कैसे हम इसको डिकोड कीजिएगा। राकेश जी आपसे लेकर सुनिए चाहता हूँ इसी सवाल। देखिए संजीव जी, वंदे मातरम तो एक बहाना है, इनको देश को दो टुकड़ों में ले जाना है, सीधी सी बात है। अभी पिछले दिनों जिस कैबिनेट की बात हो रही है उसकी बैठक कैबिनेट की थी, वो परिषद की नहीं थी। उस बैठक में राष्ट्रीय गान अधिनियम को संशोधित करके वंदे मातरम को भी वही दर्जा दे दिया जो जनगण मन को था, और ये कह दिया कि भाई इसकी अवमानना आप करेंगे तो 3 साल की कैद होगी और 2,000 या 1,000 रुपये जुर्माना होगा। जब आपने उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया है, तो फिर मदरसों को तो आप टारगेट कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से ये कोशिश हो रही है, पिछले 6-7 साल से, कि मदरसों में अगर वंदे मातरम में आप नहीं गाएंगे तो उन्हें जो सरकारी एड मिलती है वो बंद कर देंगे, मदरसा बंद कर देंगे। तो यही चीज बंगाल में हो रहा है। लेकिन बंगाल में आप देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने प्रचंड बहुमत से आप जीत के आए हैं, और उसके बाद भी आप केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि जितनी जो अभी 2,500 कंपनियां आपने जो भेजी थी चुनाव के समय, उसमें से 500 कंपनियों को अभी 6 महीने तक यहीं रहने दो। मतलब आप जनादेश से नहीं आए हैं। जनादेश से आए होते तो आपको इन अर्धसैनिक बलों की कंपनियों की जरूरत नहीं पड़ती। केंद्र सरकार ने थोड़ी सी मुरब्बत कम बरती और कह दिया कि भाई 20 जून तक हम आपको देते हैं। कारण ये है कि ये चाहते हैं कि जिस तरह का ध्रुवीकरण चुनाव के समय ये करना चाहते थे, तो वोटों में तो कर दिया, मशीन से कर दिया या मनी से कर दिया, वो हो गया। लेकिन अब जमीन पे कैसे करें? जमीन पे करने के लिए उन्हें मदद से टारगेट करने पड़ रहे हैं। और आप ये मानकर चलिए कि अगर ये कोशिश होती है बंगाल में
कि आप जबरन वंदे मातरम गाने के लिए कहें, या जो उनका कुर्बानी का एक सिलसिला होता है उसको रोकने की आप कोशिश करेंगे, तो बंगाल में गृह युद्ध भड़केगा। और इनकी कोशिश यही है कि अशांति बनी रहे, बंगाल दूसरा मणिपुर बन जाए, जिससे ये निर्द्वंद होकर सत्ता अपने ढंग से मनमानी वहां करती रहे। और ये प्रयोग ये हर जगह करना चाहते हैं जहां जहां इनकी डबल इंजन और 3 इंजन की सरकारें हैं। क्योंकि बंगाल शुरू से इनके टारगेट पर रहा है। एक 46 साल की प्रतीक्षा के बाद सत्ता में आए हैं, तो उन्हें अभी 500 कंपनियां और चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ये जबरदस्ती हुई और हालात बिगड़े तो ये 2500 कंपनियां वापस भेज देंगे केंद्र सरकार की तरफ से, कि भाई बंगाल को ढीला नहीं करना। और बंगाल में जो दूसरे लोग हैं जिनको कि ये भारतीय नहीं मानते हैं, बांग्लादेशी कहते हैं, उनको अकल ठिकाने उनकी लगाना है। तो ये देश को बांटने की जो राजनीति है, उसी से ये कॉकरोच पीपुल्स पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी पैदा हो रही है। और ये असंतोष का, जैसा अभी जोशी जी ने कहा, बिल्कुल है, ये अर्ध सत्य ही है, पूर्ण सत्य भी नहीं आया। क्योंकि देखिए, इसके पहले जैन जी का आंदोलन नेपाल और अड़ोस पड़ोस के देशों में तो बाद में हुआ। हमारे यहाँ अन्ना हजारे वाला आंदोलन भी जैन जी जैसे ही आंदोलन था। और उससे फिर राजनीतिक एक पार्टी जन्म लेती है, आम आदमी पार्टी, और फिर वो सत्ता में आती है और फिर वो जमीन से गायब हो जाती है। तो कॉकरोच पार्टी से मैं बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं हूँ। उनका ठीक है, उनके जो मुद्दे हैं वो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे शुरू में कहा कि जब तक आप वोट के जरिए सत्ता परिवर्तन नहीं करते हैं, तब तक आपकी लड़ाई अधूरी रहेगी। ये तो कुचल देंगे, सत्ता में बैठे हैं, इनके पास सब कुछ है। तो ऐसी स्थिति में माहौल बनना शुरू हो गया है। अब ये उन राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है जिनके ऊपर इंगित किया है इन लड़कों ने, नए नए पीढ़ी के लड़कों ने, कि आपकी नाकामियों की वजह से हमें ये पार्टी बनानी पड़ रही है। आप इन बिंदुओं को जो हमने उठाए, इनको सामने रख के लड़ाई और तेज करें, तो बात बन सकती है। अन्यथा स्थिति आप बहुत, मतलब भविष्य हिंदुस्तान का मुझे तो बहुत अंधेरे में दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस ढंग से केंद्र की सरकार राजनीति कर रही है, अपने सिस्टम में तब्दीलियां कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं की हत्या कर रही है, उससे लग रहा है कि हम एक ऐसे दौर की ओर जा रहे हैं कि जो हमारे 80 साल की यात्रा को चौपट कर देगा। 9 दिन चले 2.5 कोस। हमने जितनी नागरिक स्वतंत्रता हो, शिक्षा का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, तमाम कानून बना लिए, सूचना का अधिकार हो, सबको आप मिट्टी में मिलाते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में कॉकरोचों की तादाद अगर बढ़ती है, 10 दिन में अभी बढ़ी है, और अगर ये काम अभियान चल गया 2-4 महीने, तो आप ये मानकर चलिए कि सरकार चूंकि असुरक्षा अपने को महसूस करेगी। और एक असुरक्षित सरकार क्या कुछ नहीं कर गुजर सकती, कौन सी हदें तोड़ के वो जनता को नहीं कुचल सकती, इसकी कल्पना करके मैं तो डरता हूँ। भगवान करे कि इनको सद्बुद्धि आए, विपक्ष के जो दूसरे राजनीतिक दल हैं ये एकजुट होकर के नए ढंग से राजनीतिक लड़ाई लड़े, कोशिश करें कि इन कॉकरोचों को भी अपने स्कंधों पर बिठाएं और इनकी ताकत का इस्तेमाल करें, तो परिवर्तन हो सकता है। अन्यथा बंगाल को टूटने में, मणिपुर आज भी जल रहा है, आग शांत नहीं हुई है, और यही प्रयोग कल को असम में भी होगा। तो आप ये नहीं कर पा रहे, मतदाता सूचियों में कतर ब्रह्म करके आपने एक बांग्लादेशी को रिपोर्ट किया क्या? नहीं किया। नहीं, तो मुकदमा चलना चाहिए इस पे, हमारे जो केशुआ के ऊपर है, लेकिन करेक्ट। मुकदमा नहीं चलेगा। आपने उसके ऊपर पहले से ही ढाल लगा दी है कि ये रिटायर भी हो जाए तो भी इसके खिलाफ नहीं, मुकदमा नहीं चलेगा। तो ये इस तरह का संतुलन बहुत दिनों नहीं चलेगा। और आप देखेंगे कि अभी तो अर्थव्यवस्था दलदल में फंसी है, अब पूरा देश दलदल में फंसने जा रहा है, और इसकी तैयारी शुरू हो गई। जी। राइट, बिल्कुल।